नमस्कार मित्रों, आज हम समाज एवं राष्ट्र के संदर्भ में प्रेमचंद के विचारों का महत्व जानेंगे। मित्रों, समाज की संगठना पर एकमत होते हुए भी बात जब भारतीय समाज की होती है तो वह समाज अपनी विशिष्टता के कारण विलक्षण राष्ट्र का रूप ले लेता है। राष्ट्र को लेकर कई विदेशी विद्वानों के मत भारत की बहुजनवादी सभ्यता, संस्कृति और समाज पर सटीक नहीं बैठते। जैसे कि बर्गेश का मानना है, राष्ट्र जातीय एकता में बंधा हुआ वह जनसमूह है जो एक अखंड भौगोलिक प्रदेश में निवास करता है। गार्नर के अनुसार राष्ट्र सांस्कृतिक समानता का एक समूह है जो अपने मानसिक जीवन और अभिव्यक्ति की एकता के विषय में पूर्ण चैतन्य और दृढ़ निश्चयी है। ब्राइस मानते हैं, राष्ट्र एक राष्ट्रीयता है जिसने अपना संगठन एक राजनीतिक संस्था के रूप में कर लिया है और जो स्वतंत्र हो या स्वतंत्रता की इच्छा रखता हो। गिलक्राइस्ट का मत औरों से इतर है। उनका विचार है, राष्ट्रीयता का अभिप्राय एक आध्यात्मिक भावना का राजनीतिक प्रश्न नहीं है, वरन आवश्यक रूप से यह आध्यात्मिक प्रश्न है। राष्ट्रीयता धर्म की तरह एक आंतरिक भावना है, यह आध्यात्मिक धारणा है तथा अनुभव करने, विचार करने और रहने का तरीका है। जबकि वॉरकर का मानना है कि राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों का समुदाय है जिसके सदस्य स्वभावतः अनेक प्रकार की समानताओं में बंधे होते हैं। प्रोफेसर कोन का मत अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है। वे मानते हैं कि राष्ट्र समान भावना से बंधे एवं उससे प्रेरणा ग्रहण करने वाले मानवों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि वह अपने को संप्रभु राज्य के रूप में, जिसे वह सामाजिक जीवन का सर्वाधिक संगठित रूप समझता है, परिणत होते देखना चाहता है। भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में A.R. देसाई लिखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद अर्वाचीन तथ्य है। ब्रिटिश शासन और विश्व शक्तियों के कारण तथा भारतीय समाज में उत्पन्न और विकसित अनेक भावनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ कारकों की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ब्रिटिश काल में भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। मित्रों, प्रेमचंद की कृतियों में अवगाहन करते हुए उनके विचारों की तह तक पहुंचने की कोशिश करें तो स्पष्ट दिखता है कि उनके लिए राष्ट्र राजनीति की अपेक्षा समाज और संस्कृति से संदर्भित है। राष्ट्र के प्रति उनकी सजग चेतना और व्यापक सोच का प्रमाण उनकी रचनाएं हैं। प्रेमचंद का राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ सभी धर्मों की आत्मा बसती है और उनके अनुसार इस राष्ट्र के कर्णधार किसान और मजदूर हैं, क्योंकि 80% जनता इसी वर्ग की है जिनकी सेवा और श्रम पर देश का विकास टिका है। स्वराज के प्रश्न पर उनके विचार लेखों में ही नहीं, रचनाओं में भी यत्र तत्र मिल जाते हैं। प्रेमचंद के सामाजिक सरोकार ही राष्ट्र के सरोकार हैं। इन सरोकारों में प्रमुखतः उपनिवेशवाद से मुक्ति, सामंतवाद से मुक्ति, वर्णवाद से मुक्ति, पूंजीवाद से मुक्ति, स्त्री को दोयम दर्जे की और उपादान स्वरूप बनाने वाली वर्जनाओं से मुक्ति, सांप्रदायिकता से मुक्ति, किसान मजदूर को समाज में सम्मानजनक स्तर की प्राप्ति और समता मूलक समाज की स्थापना पर बल विशेष रूप से उभर कर सामने आते हैं। इन सभी विषयों पर प्रेमचंद के विचार अतीव महत्वपूर्ण हैं। उपनिवेशवाद से मुक्ति की छटपटाहट कर्मभूमि, रंगभूमि जैसे उपन्यासों के साथ ही कई कहानियों में दिखती है। समर यात्रा, कैदी, रियासत का दीवान, दो बैलों की कथा आदि आदि कहानियां कथाकार के भीतर की हलचल रेखांकित करती है। दो बैलों की कथा वस्तुतः ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति हेतु संघर्ष की कथा है। मोती गरम दल का तो हीरा नरम दल का प्रतिनिधित्व करता नजर आता है। इस कहानी में प्रेमचंद भारतीयों से कहते हैं कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है।
देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही है? क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदमाश हैं। कहा जाता है जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गाय बना दिया। वैश्विक हलचल पर यहाँ लेखक का इशारा स्पष्ट है। पुष्पपाल सिंह के अनुसार यह कहानी की ही विशेषता है कि वे इस कहानी को मुखर नहीं होने देते, कहानी को कहानी ही रहने देते हैं। उनका विचार कहानी के भीतर से झांकता है, कहानी के ऊपर चढ़कर नहीं बोलता। एक उदाहरण देखें वानगी के रूप में 2 बैलों की कथा से। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? हीरा, अपने बूते भर जोर तो मार लिया। परस्पर संवाद सुनिए। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन पड़ जाए? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई बंद यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। मोटी रस्सी में कैद हीरा की वाणी मोती में जोश भरती है और वह पूरे जोश से वार कर कर के सारे पशुओं की आज़ादी के लिए हीरा द्वारा कमजोर की गई दीवार को गिरा देता है, मगर खुद नहीं भागता। हीरा के साथ यातना सहने को तैयार रहता है। प्रेमचंद की राष्ट्र के प्रति सजग चेतना ने क्रांतिकारियों, सत्याग्रहियों के संकल्पों और कृत्यों के साथ ही उनके पकड़े जाने पर यातना गृह में कैदियों की दुर्दयनीय अवस्था का चित्रण किया है। नेताओं के आह्वान पर हजारों भारतीयों का स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ना और हंसते हुए सारे कष्ट झेलना। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या युवती, क्या युवक और क्या बालक और क्या वृद्ध, सभी उत्सर्ग हेतु तत्पर हुए, किंतु उनके बीच कुछ गधे किस्म के प्राणी भी थे जिन्हें देश की परवाह नहीं थी, ना ही गुलामी हेतु कोई छटपटाहट ही थी। प्रेमचंद ने ऐसे लोगों को भी आड़े हाथ लिया है। एक और कहानी देखें, रियासत का दीवान। इस कहानी में दीवान का युवा पुत्र बालकृष्ण अंग्रेज एजेंट के स्वागत के लिए राजा साहब के कारिंदों द्वारा धन की खातिर प्रजा के ऊपर की जा रही ज्यादती के लिए विरोध की आवाज बुलंद करता है। वह अपनी आंखों से यह अत्याचार देखकर मौन नहीं रह सकता। वह कहता है कि प्रत्येक विचारशील मनुष्य कि मैं अपनी आंखों से यह अत्याचार देखकर मौन नहीं रह सकता। प्रत्येक विचारशील मनुष्य को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का हक है। आप वह हक मुझसे नहीं छीन सकते। कर्मभूमि में 3 गोरे सिपाहियों द्वारा मुन्नी के बलात्कार का प्रसंग भारतीयों को उनकी गुलामी और अशक्ति का एहसास कराता है। नायक अमरकांत कहता है, इन टके से सैनिकों की हिम्मत क्यों हुई? ये सिपाही इंग्लैंड के निम्नतम श्रेणी के मनुष्य होते हैं। इनका साहस कैसे हुआ? इसलिए कि भारत पराधीन है। ये लोग जानते हैं कि यहाँ के लोगों पर उनका आतंक छाया हुआ है। वे जो अनर्थ चाहें करें, कोई चू नहीं कर सकता। यह आतंक दूर करना होगा। इस पराधीनता की जंजीर को तोड़ना होगा। बालकृष्ण और अमरकांत के कथन लेखक का ही उद्घोष हैं कि अंग्रेजों को समूल उखाड़ फेंकना आवश्यक है और इसके लिए राष्ट्रीयता अनिवार्य शर्त है।
मित्रों, प्रेमचंद विनाश की नहीं वरन चेतना के विकास की बात करते हैं। भूख, गरीबी, महाजनी फांस से तंग भारतीयों की सोई चेतना को राष्ट्रीयता की प्राणवायु से भरने और चेतनामयी हुंकार की बात करते हैं। उनका लेखन स्वाधीनता को केंद्र में लेकर चलता है। यह स्वाधीनता न केवल उपनिवेशवाद से बल्कि पूंजीवाद, सामंतवाद, महाजनी सभ्यता से भी होने पर ही सफल है। इसी स्वाधीनता, इसी मुक्ति के लिए वे बार बार राष्ट्रीयता और स्वदेशी की बात कहते हैं और उन पर जोर देते हैं। रंगभूमि में रानी जाह्नवी सोफिया से कहती है कि अगर कोई ऐसा अवसर कि जाति रक्षा के लिए उसे प्राण भी देना पड़े, यहाँ उसे से तात्पर्य उनके बेटे विनय से है, उसे प्राण भी देना पड़े तो मुझे जरा भी शोक ना होगा। इधर भरत सिंह राजा साहब से कहते हैं कि जिससे किसी का उपकार ना हो, जिससे किसी का उपकार ना हो और जिसके व्यक्तित्व का आधार ही अपकार हो, उसका निशान जितनी जल्दी मिट जाए उतना ही अच्छा। विदेशियों के हाथों में अन्याय का यंत्र बनकर जीवित रहने से तो मर जाना ही उत्तम है। प्रेमचंद धर्म को सांप्रदायिकता का रंग देने वाली अलगाववादी मनोवृत्तियों का तिरस्कार भी करते हैं। अमरकांत के शब्दों में, मैं प्रेम के सामने मजहब की हकीकत नहीं समझता, कुछ भी नहीं। एक तरफ प्रेमचंद जमींदारों और रियासतदारों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम जगा रहे हैं, देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं। दूसरी तरफ अलगाववादी मनोवृत्तियों का पूरी ताकत से तिरस्कार करते हैं। वे मानते थे कि धर्म के नाम पर आत्माओं में संकीर्णता का प्रवेश राष्ट्रहित में नहीं हो सकता, और उन्होंने यह भी स्वीकारा कि सांप्रदायिकता का जन्म संकीर्णता से होता है, और जब यह संकीर्णता राष्ट्रवाद में प्रवेश करती है तो राष्ट्रवाद ही संकीर्ण हो जाता है। विडंबना यह है कि लाख कोशिशों के बावजूद राष्ट्र धर्म की राह चल पड़ता है और उस ओर बढ़ते ही वह त्याज्य हो जाता है। उन्होंने संकीर्ण फांसीवादी राष्ट्र की तीखी आलोचना की। उन्होंने महसूस लिया कि स्वाधीनता संग्राम के साथ विकसित हो रहा राष्ट्रवाद जिस संकीर्ण रास्ते पर जा रहा है, वहाँ दलितों के लिए कोई जगह ना होगी, उन्हें उनकी जाति से पहचाना जाएगा। प्रेमचंद ने ऐसे राष्ट्रवाद का हमेशा विरोध किया। उनके मतानुसार भारत ऐसा राष्ट्र बने जहाँ आदमी अपने जीवन मूल्यों, मानवीय मूल्यों, उदात्त चरित्र और कृत्यों के कारण पहचाना जाए। आप गौर करें, रंगभूमि में राष्ट्र की परिकल्पना सहित कई सरोकार जनमानस को झकझोरते हैं। कर्मभूमि, रंगभूमि तथा गोदान में वे सामाजिक व्यवस्था पर विचारते हुए एक ही शहर के दो विरोधी स्वरूप पाठकों के सम्मुख रखते हैं। भौगोलिक रूप में शहर एक है, लेकिन व्यवस्था के रूप में शहर दो है। एक शहर धनिकों का, सवर्णों का, जहाँ लाला समरकांत, रेणुका देवी, सुखदा अमरकांत, सेठ धनीराम, सलीम, ब्रह्मचारी जी, मिसेज जॉन, मिस्टर जॉन सेवक, प्रभु सेवक, विनय सिंह, राजा साहब, कुंवर साहब, रानी जाह्नवी, मिस्टर क्लार्क, इंदू, सोफिया, मिस्टर मेहता, डॉक्टर मालती, चंद्र प्रकाश खन्ना, राय साहब, अमरपाल सिंह, मीनाक्षी जैसे लोग रहते हैं। और दूसरा वह शहर है जहाँ पठानीन, सकीना, गोबर, मिर्जा, अलादीन, भूरे जैसे लोग निवास करते हैं। दूसरे शहर के रंगरूप की वानगी कर्मभूमि में एक दृश्य द्वारा प्रस्तुत करते हुए प्रेमचंद प्रश्न खड़ा करते हैं। दृश्य देखे पहले, जब अमरकांत पहली बार पठानीन के घर जाता है तो वह क्या अनुभव करता है। गली में बड़ी दुर्गंध थी, गंदे पानी के नाले दोनों तरफ बह रहे थे, घर प्रायः सब कच्चे थे,
गरीबों का मोहल्ला था। शहरों के बाजारों और गलियों में कितना अंतर है। एक फूल है, सुंदर, स्वच्छ, सुगंधमय। दूसरी जड़ है, कीचड़ और दुर्गंध से भरी, टेढ़ी मेढ़ी। लेकिन क्या फूल को मालूम है कि उसकी हस्ती जड़ से है? लेखक ने प्रश्न उठाया है कि क्या फूल को मालूम है कि उसकी हस्ती जड़ से है? मित्रों, प्रेमचंद ये भी मानते रहे कि स्वतंत्रता केवल धन से नहीं, उसके निमित्त कुछ कर गुजरने के संकल्प और अभियान में सहयोग की भावना से आती है। गांधी की तरह ही वे भी राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए गरीबों की भागीदारी को बहुत महत्व देते थे और किसान, मजदूर, स्त्री के बिना संग्राम जीतना असंभव मानते थे। बिना लोभ के समर्पण करने वाला वर्ग सर्वहारा वर्ग ही है। उन्होंने अपनी कई रचनाओं में आज़ादी की लड़ाई में गरीब तबके की भागीदारी के प्रति बड़ी गहरी भावना व्यक्त की है। एक स्थान पर कर्मभूमि का नायक अमरकांत पठानिन की माली दशा जानने के कारण उससे चंदे के रूप में 2 रुपए लेने से इनकार करता है। तो पठानिन की पोती सकीना आहत होकर कहती है, जहाँ गरीबों के रुपये नहीं पूछे जाते, वहाँ गरीबों को कौन पूछेगा? यहाँ मित्रों ध्यान दें, सकीना ने गरीब कहा, मुसलमान नहीं। प्रेमचंद के सपनों का वृहत समाज अथवा राष्ट्र धर्म की नींव पर नहीं, भारतीयता की नींव पर अडिग खड़ा है। प्रेमचंद गांधी की राह चल पड़े हैं, इसलिए पठानिन और सकीना की भागीदारी जरूरी समझते हैं और इसके साथ ही कृषक समाज और दलित समाज के सरोकारों को उन्होंने राष्ट्र के साथ जोड़कर देखने और अभिव्यक्त करने का सफल प्रयास किया है। उनका विचार था, जब तक स्वाधीनता सामाजिक स्तर पर नहीं मिलती, वह किसी काम की नहीं है। उनके लिए स्वराज्य का अर्थ था किसानों, दलितों का स्वराज, शोषण तंत्र से मुक्ति, चाहे वह वर्णगत हो या वर्गगत। कहानी आहुति की रुक्मणी के स्वर में लेखक की सोच बुलंद है। देखें, अगर स्वराज्य आने पर भी संपत्ति का यही प्रभुत्व रहे या पढ़ा लिखा समाज यूं ही स्वार्थांध बना रहे, तो मैं कहूँगी ऐसे स्वराज्य का ना आना ही अच्छा। अंग्रेजी महाजनों की धन लोलुपता और शिक्षितों का स्वहित ही आज पीछे डाल रहा है। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए हम प्राणों को हथेली पर लिए हुए हैं, उन्हीं बुराइयों को क्या प्रजा इसलिए सिर चढ़ाएगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी हैं? कम से कम मेरे लिए तो यह स्वराज्य का अर्थ नहीं है कि जॉन की जगह गोविंद बैठ जाए। मैं समाज में ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हूँ जहाँ कम से कम विषमता को आश्रय ना मिल सके। आप ध्यान दें, यही बात गांधी भी कहते रहे। कई एक स्थान पर गांधी और प्रेमचंद के विचार एक नजर आते हैं, वाक्य संरचना भले ही भिन्न हो। रुक्मिणी आगे कहती है, जाति हित के लिए प्राण देने वालों को बेवकूफ बनना मुझसे सहा नहीं जाता। रंगभूमि की रानी जाह्नवी भी हिंदू राष्ट्र पर न्यौछावर की बात कहती है, मगर उसे किसी जाति या धर्म से घृणा नहीं है। हाँ, विवाह के बाद पर वह और मिसेज जॉन सेवक दोनों अपने अपने धर्म को ही स्वीकार्य मानते हैं। जाह्नवी सोफिया से यही भाव दोहराती भी है कि अगर तुम ईसाई नहीं होती तो मैं विनय के लिए तुम्हें चुनती। मिसेज जॉन सेवक तो कट्टर ईसाई है। यहाँ नायक सूरदास, जो अनपढ़ है, जाहिल है, गरीब है, इसके बावजूद अपने उदात्त विचारों के कारण सबसे ऊपर नजर आता है। जीवन के अंतिम क्षणों में वह जॉन सेवक से निवेदन करता है कि वह ताहिर अली को दोबारा काम पर रख ले। जॉन सेवक के इनकार करने पर वह फिर विनती करता है कि कम से कम उसकी झोपड़ी ना उजाड़ी जाए। पूरी बस्ती तो उजड़ गई।
कम से कम उसकी झोपड़ी ना उजाड़ी जाए। और जॉन सेवक मरते सूरदास की यह प्रार्थना स्वीकार लेता है। सारी बस्ती उजाड़ती जाती है, टिकी रहती है तो सूरदास की सद्भावना की याद दिलाती ताहिर अली की झोपड़ी। आंदोलन के अंतिम चरण में दोनों के सपने भंग होते हैं। गांधी का अहिंसात्मक सत्याग्रह और प्रेमचंद का आदर्श दोनों भीतर से टूटते हैं बेआवाज। दोनों छटपटाते हैं। गांधी राजनीति से खुद को दूर कर जनसेवा और बौखलाई जनता को समझाने में पल पल बिखरते हैं, तो प्रेमचंद गोदान की रचना द्वारा अपनी पीड़ा विरेचित करते हैं और अपने इस उपन्यास को कठोर यथार्थ धरातल पर ला पटकते हैं। गोदान के संदर्भ में विजय नारायण शाही कहते हैं कि प्रेमचंद ने बिरादरी, समाज या धर्म के मुकाबले में मनुष्य धर्म की चर्चा की है। डॉक्टर योगेश्वर का मानना है कि शरद चंद्र मनुष्य के भीतर देवता खोजते हैं, प्रेमचंद मनुष्य को देवता बनाना चाहते हैं। प्रत्येक मनुष्य में देवता है, उसे स्थितियां दो, वह देवत्व उजागर करे, निर्धनता और धन से परे। डॉक्टर शर्मा के अनुसार प्रेमचंद हिंदुस्तान की नई राष्ट्रीय और जनवादी चेतना प्रतिनिधि के साहित्यकार थे। सुरेंद्र चौधरी डॉक्टर शर्मा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि प्रेमचंद भारत को राष्ट्र मानते थे और भारतीय समाज को बहुजन समाज। इनमें उन्हें विरोध नहीं दिखा था। लोक धर्म को वे सांप्रदायिकता से अलग करते थे। लोक धर्म और मानव धर्म प्रेमचंद के लिए परीक्षित भारतीय तत्व की तरह है। सदियों से भारतीय लोक और धर्म की संगति देखने वाले प्रेमचंद राजनीतिक प्रभुत्वकामी वर्गों को धर्म का प्रतिनिधि मानने से इनकार करते हैं। मित्रों, आलोचकों ने भले ही गोदान को मानदंड बनाकर प्रेमचंद का मूल्यांकन किया हो, मगर उनका मूल्यांकन कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उपन्यासों सहित कई कहानियों के संदर्भ में भी सटीक बैठता है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि प्रेमचंद के सपने का समाज किसान मजदूरों की आर्थिक स्वतंत्रता, संपन्नता का समाज है, जहाँ श्रम पूजा जाता है। यूँ तो निम्न वर्णीय समाज पर पिछले अध्यायों में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, फिर भी कुछ बातें और। कंवल भारती कहते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों में दलितों के प्रति सहानुभूति का स्तर सिर्फ दया भाव पर आधारित नहीं है। दया भाव समस्या नहीं उठाता, बल्कि वह बनाए रखने का यत्न होता है। प्रेमचंद का दलित विमर्श इस यत्न से मुक्त है। वे दलित समस्या की मुक्ति में दलितों के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। वे उनकी समस्या को राष्ट्र की समस्या मानते हैं और उनके उत्थान को राष्ट्र का उत्थान। कंवल भारती के कथन से सहमत हुए इस बात की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक जान पड़ता है कि तत्कालीन समाज में, जबकि छुआछूत का भाव चरम पर था और अछूत समाज के भीतर जागृति भरने के प्रयास शुरू हो चुके थे, अपनी महान और कालजयी कृति गोदान में चर्मकारों द्वारा लंपट चरित्र के ब्राह्मण माता दीन का जनेऊ तोड़कर उसके मुंह में हड्डी डालना तथाकथित उच्च वर्णीय समाज के विरुद्ध प्रेमचंद की क्रांतिकारी अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार अपनी जमीन पर कारखाना ना खोले दिए जाने के रंगभूमि के नायक सूरदास के प्रतिकारात्मक कदम, उसका हठ, उसकी बातें और अपने संकल्प के निर्वहन के लिए शहीद हो जाने की घटना साधारण घटना नहीं है। एक दृष्टिहीन रैदास जो भीख मांगकर गुजारा करता है, मगर जिसकी पुश्तैनी जमीन गांव वालों के पशुओं के लिए चारागाह बनी है और वह इस बात से संतुष्ट है कि उसकी जमीन पुण्य कार्य में लगी है। धन का लोभ उसे छू नहीं पाता। जॉन सेवक के लाख कहने पर भी ना तो वह जमीन का सौदा करता है, ना पुरखों की निशानी अपनी झोपड़ी का। उसका यह आचरण
गांधी के उदात्त आदर्श की स्थापना और सत्य के आग्रह की विजय है। यही विजय प्रेमचंद का केंद्रीय उद्देश्य प्रतीत होता है। प्रेमचंद के ये पात्र उदासीन, निराश, भयभीत और यदा कदा स्वार्थी भले ही नजर आते हैं, मगर जब प्रतिरोध पर उतर आते हैं तो उनके स्वर भले ही गगनभेदी ना हो, मगर कार्य व्यवहार समाज की बनी बनाई व्यवस्था को हिलाने में समर्थ होते हैं। शोषण तंत्र के विरुद्ध प्रेमचंद की वाणी तल्ख हो जाती है। वानगी देखें, जमींदारों से बचो तो धर्म के नाम पर दे दो, धर्म से बचो तो जमींदारी के नाम पर दे दो, देना तो मजबूरी है। प्रेमचंद इस मजबूरी को ही जड़ समेत नष्ट कर डालना चाहते हैं। कर्मभूमि के शांति कुमार के स्वर में प्रेमचंद के विचार उभरते हैं। न्याय यह है कि शोषण के किसी भी तंत्र को उखाड़ फेंका जाए। मित्रों, प्रेमचंद इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इसी समाज का एक वर्ग भूखों मरे और दूसरा उसका शोषण करके सोने के आसन पर बैठे और विलास करे, फिर भी खुद को धर्मात्मा कहे, खुद को भक्त कहे। वे सदैव इस सामाजिक विडंबना से मुक्ति के पक्षधर रहे और इसके विरुद्ध आवाज उठाते रहे। हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे के अनुसार प्रेमचंद की समझ साफ थी कि सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए, जिसमें सत्ता मंदिर मस्जिद या जमींदारों के हाथ में ना होकर साधारण जनता के हाथ में हो। उसमें जाति प्रथा का ऐसा घिनौना दबाव ना हो कि मुन्नी जैसी स्त्रियां घर वापस ना हो सकें। कर्मभूमि में मुन्नी का घर वापस ना लौटना जाति प्रथा और सवर्ण मानसिकता की भयंकरता के कारण ही संभव होता है। हम देखते हैं मित्रों कि प्रेमचंद जन्मना आधार पर मनुष्य मनुष्य में भेद करने की प्रवृत्ति के विरोध में खड़े हैं। शोषक वर्ग कभी भी सम्मान के योग्य नहीं। वे यह भी मानते रहे कि धर्म और मजहब के नाम पर अलगाव पैदा करने वाले कभी भी धर्म या मजहब का भला नहीं करते, बल्कि उसे संकीर्ण ढलान की ओर लिए जाते हैं। सकीना भी अमीर गरीब पर सवाल उठाती है और बूढ़ी पठानीन भी, मगर मजहब का नहीं। पठानीन कहती है, भला धनी लोग हम गरीबों की बात क्यों पूछेंगे? हालांकि हमारे नबी का हुक्म है कि शादी ब्याह में अमीर गरीब का विचार ना होना चाहिए, पर उनके हुक्म को कौन मानता है? नाम के मुसलमान और नाम के हिंदू रह गए हैं। ना कहीं सच्चा मुसलमान नजर आता है, ना सच्चा हिंदू। प्रेमचंद की दृष्टि में समाज नैतिक मूल्यों पर ना टिका हो तो विघटन निश्चित है। स्वार्थ, लिप्सा, छल, प्रपंच कदाचार को जन्म देते हैं, जिसका खुलासा प्रेमचंद गबन में करते हैं। इसी प्रकार अनमेल विवाह से उपजे संकट को निर्मला, गोदान और कर्मभूमि में दिखाते हुए अपने विचार प्रकट करते हैं। राष्ट्र और समाज से संबद्ध सरोकारों में किसानों, मजदूरों के साथ ही स्त्री वर्ग की उन्नति के लिए प्रेमचंद के विचार जितने क्रांतिकारी रहे उतने किसी के नहीं। जिस स्त्री विमर्श का ढोल पिछले कुछ दशकों से पीटा जा रहा है, उससे कहीं अधिक गहरे जाकर प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से विचार व्यक्त किए। निर्मला, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान आदि उपन्यासों के साथ ही कुसुम, सुहागी, सुहाग का शव, बड़े घर की बेटी आदि कई कहानियाँ स्त्री की सामाजिक स्थिति एवं समय के साथ आ रहे बदलाव की कथाएं रचती हैं। वे स्त्री के सम्मान और मूल अधिकारों की अवहेलना नहीं सह सकते। लेखों, टिप्पणियों, भाषणों के द्वारा भी उन्होंने समाज की सोई चेतना को झकझोरा। स्त्री सामाजिक संबंधों और समस्याओं के केंद्र में है तो किसान मजदूर सामाजिक आर्थिक समस्याओं के केंद्र में है। उनके माध्यम से या सीधे सीधे वे अपनी बात समाज के सम्मुख रखते हैं। कुसुम कहानी में लेखक स्वीकारते हैं
कि आज कई हजार वर्ष बीतने पर भी पुरुष के मनोभावों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुरानी सभी प्रथाएं कुछ विकृत, कुछ सुसंस्कृत रूप में मौजूद हैं। वे जिन रूढ़िग्रस्त परंपराओं को नारी जीवन और उसकी अस्मिता के विरुद्ध पाते हैं, उनका कदम कदम पर विरोध करते हैं। कहानी हो या उपन्यास, स्त्री दशा की गहन मीमांसा यहाँ मौजूद है। फरवरी 1931 को स्त्री अधिकारों के समर्थन में उन्होंने मत प्रकट किया कि पिता की संपत्ति पर पुत्रों और पुत्रियों का समान अधिकार हो, और उनके विचारों को 2005 में वह सम्मान मिला, जब केंद्र सरकार ने संपत्ति पर बेटी का भी अधिकार घोषित किया। इसी प्रकार उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह अधिनियम, जो कि शारदा बिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, का समर्थन करते हुए अक्टूबर 1933 को अपना मत दिया कि जो कुछ भी हो, इस समय हमारा सामाजिक धर्म यह भी है कि शास्त्रों और स्मृतियों की शरण लेकर इस बिल को रद्द कराने की चेष्टा ना करें। विधवाओं के साथ समाज ने बड़ा अन्याय किया है और अन्याय को पालकर कोई समाज सरसब्ज नहीं हो सकता। तलाक के बदले मेल मिलाप करवाकर गृहस्थी टूटने से बचाने की पैरवी करते प्रेमचंद अनिवार्य स्थिति में तलाक के पक्षधर के रूप में दिखाई देते हैं। तलाक बिल को अपना समर्थन देते हुए उन्होंने मंतव्य प्रकट किया कि तलाक के समय स्त्री पुरुष की आधी संपत्ति पाए और यदि मौरूसी जायदाद हो तो उसका एक अंश। अपनी रचनाओं में उन्होंने सदैव स्त्री सम्मान और बराबरी का दर्जा दिए जाने की बात पर जोर दिया। प्रेमचंद की दृष्टि में स्वस्थ संबंध तभी संभव है जब स्त्री को दोयम दर्जे की ना समझकर शील, गुण, बुद्धि, आत्मशक्ति में पुरुष अपने से कमतर कतई ना समझे। डॉक्टर योगेश्वर के अनुसार प्रेमचंद आदर्श स्त्री पुरुष उपस्थित करना चाहते हैं। ऐसे स्त्री पुरुषों का आदर्श भारत की संस्कृति और समाज में है, किंतु वह जड़ हो गया है। केवल भारत कहने से काम नहीं चलेगा, उसका अच्छा लो। यूरोप की आधुनिका प्रेमचंद को पसंद नहीं, तभी तो वे मालती और मेहता को भारत का गृहस्थ बनाते हैं। अब यहाँ गृहस्थ बनाने से डॉक्टर योगेश्वर का तात्पर्य क्या है, ये हम गोदान में देख सकते हैं। गोदान में प्रेमचंद कहते हैं कि मालती केवल रमणी नहीं है, माता, और ऐसी वैसी माता नहीं, सच्चे अर्थों में देवी और माता, और जीवन देने वाली, जो पराये बालक को भी अपना सकती है। प्रेमचंद डॉक्टर मालती के मातापन का चित्र खींचते हैं। यह चित्रण देखें, उसके अंग से मातापन फूट पड़ता था। यह हाव भाव, यह शौक श्रृंगार उसके मातापन के आवरण मात्र हों, जिसमें उस विभूति की रक्षा होती रहे। ये गोदान पृष्ठ 289 पर है। कर्मभूमि की बात करें तो प्रेमचंद नायक अमरकांत की अपेक्षा प्रोफेसर शांति कुमार में अधिक नजर आते हैं। स्वामी आत्मानंद में भी उन्होंने परकाया प्रवेश किया है। तमाम अंतर्बाह्य आंदोलनों के बीच 1932 तक राष्ट्र और समाज की स्पष्ट परिकल्पना के साथ ही यह भी स्पष्ट हो चुका था कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन शोषितों, दलितों, किसानों और स्त्रियों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, शोषक प्रवृत्ति के मठाधीशों, पूंजीपतियों के लिए नहीं। यहाँ जितेंद्र श्रीवास्तव के विचार को साझा करना जरूरी जान पड़ता है। उनका मानना है, स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रवाद पर विचार की दृष्टि से कर्मभूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह प्रेमचंद का अकेला ऐसा उपन्यास है जो पूरी तरह स्वाधीनता आंदोलन पर केंद्रित है। अपने इस उपन्यास में प्रेमचंद ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में उत्साह के साथ शामिल हो रहे विद्यार्थियों, किसानों, स्त्रियों, अछूतों, व्यापारियों,
मजदूरों तथा शिक्षकों को चित्रित किया है। उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार पूरा देश स्वाधीनता आंदोलन के प्रवाह में बह रहा है। कहना ना होगा कि इस उपन्यास के आते आते प्रेमचंद राष्ट्रवाद को व्यापक अवधारणा के रूप में देखने समझने लगे थे। इस उपन्यास में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि भारत में राष्ट्रवाद राष्ट्र के विकास और राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए जरूरी है कि गरीबी को जड़ से मिटाया जाए, छूत अछूत की समस्या को मिटाया जाए, हिंदू मुस्लिम की एकता को मजबूत किया जाए, धार्मिक शोषण से मुक्ति प्राप्त की जाए और स्त्रियों को सम्मान और उनका अधिकार दिया जाए। संभवतः उनके यही विचार उन्हें राष्ट्रवाद के विषय में आलोचनात्मक दृष्टि अपनाने के लिए विवश करते हैं। अगस्त 1933 में अपने लेख कृषि सहायक बैंकों की जरूरत में प्रेमचंद लिखते हैं कि कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है, पर उसे नोचने वाले तो सब हैं, उसको प्रोत्साहन देने वाला कोई नहीं। उसे भूखों मरकर पैसे पैसे के लिए महाजन का मुंह देखकर अपना जीवन काटना पड़ता है। डॉक्टर इंद्र मोहन सिन्हा भी मानते हैं कि बारदोली आंदोलन का प्रभाव कर्मभूमि में दिखता है। कर्मभूमि की रचना के कुछ ही समय पूर्व 1928 ईस्वी में बारदोली के किसानों की इस विजय का भी अप्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। संयुक्त प्रांत के किसानों के लगानबंदी आंदोलन को प्रेमचंद ने अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया था। डॉक्टर सिन्हा यह भी मानते हैं कि कर्मभूमि के लगानबंदी आंदोलन के मूल में 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट है, जिसका सर्वाधिक प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव किसानों पर पड़ा। प्रेमचंद ने 1929 की आर्थिक मंदी से उत्पन्न परिस्थितियों के चित्रण का प्रयत्न किया है और लगानबंदी आंदोलन के चित्र खींचकर सरकारी दमन नीति की क्रूरता और नृशंसता का नग्न नृत्य दिखाया है। किसान आंदोलन में उग्र दल का प्रतिनिधि आत्मानंद है, समझौते की राह चलने वालों का प्रतिनिधि अमरकांत। वह जमींदारों और किसानों के बीच समझौता कराना चाहता है, किंतु परिस्थितियां साथ नहीं देती और उसे आंदोलन करना पड़ता है। उसकी जेल यात्रा भी आंदोलनकालीन नेता की भांति ही चित्रित की गई है। यह तो मानना पड़ेगा मित्रों कि प्रेमचंद का काल निश्चय ही आंदोलनों का काल था। कई सरोकारों पर एक साथ आवाज बुलंद की जा रही थी और कार्य किए जा रहे थे। सफलताओं असफलताओं के बीच जन सैलाब अपनी जागृति का प्रमाण दे रहा था। उन्होंने किसानों में प्रस्फुटित जनतंत्र की भावना देखी और महसूसी थी। वे पहले से ही इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि जब तक जमींदारी व्यवस्था रहेगी तब तक सामाजिक व्यवस्था के ढांचे में कोई आमूलचूल परिवर्तन संभव नहीं है। गौर करें तो यहाँ इस मुद्दे पर वे टॉलस्टॉय के विचारों से न केवल प्रभावित बल्कि उनके समर्थक और प्रशंसक के रूप में भी नजर आते हैं। गांधी ने भी टॉलस्टॉय के तर्ज पर ही दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम की नींव रखी थी, जो भारत के लिए भी आदर्श मॉडल बना। टॉलस्टॉय किसानों के मामले में बड़े क्रांतिकारी थे। लेनिन ने उन्हें 1905 की रूसी क्रांति का दर्पण कहा था। प्रेमचंद किसान जीवन को गहराई से पकड़ने और बड़ी शिद्दत से महसूसने और कलम के बल पर उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी विचारक और लेखक थे। किसानों की विवशता पर उंगली रखकर प्रेमचंद का यह कथन ठिठक कर सोचने पर विवश कर देता है। वाक्य देखें, नजराना चुकाने के लिए बेटी तक बेच देते हैं। यह कथन गोदान की तरफ ले जाता है, जहां होरी महतो पंडित दाता दिन से मिल रहे 200 रुपए के बदले अपनी उम्र से 2-4 बरस छोटे अधेड़ विधुर के साथ अपनी मासूम किशोरी बेटी रूपा का ब्याह करने के लिए हामी भर देता है।
बेटी का सौदा करते हुए वह अपनी ही नज़र में मर जाता है। ग्लानि उसे संसार भर से मिलने वाले अपमान बोध से भरती रहती है और वह चेतना गवा बैठता है। प्रेमचंद ने जमींदारी व्यवस्था खत्म करने की मांग को बल देते हुए प्रश्न उठाया कि सरकार और किसानों के बीच बिचौलियों की जरूरत क्या है। यहाँ बिचौलियों से उनका तात्पर्य जमींदारों से है। दरअसल उस काल में समाज से जुड़ी ऐसी कोई समस्या, ऐसा कोई सरोकार नहीं जिस पर उनकी दृष्टि ना गई हो और जिस पर उन्होंने अपने विचार प्रकट ना किए हों। डॉक्टर रामविलास शर्मा मानते हैं कि हर कोई जानता है कि प्रेमचंद ने समाज के सभी वर्गों की अपेक्षा किसानों के चित्रण में सबसे अधिक सफलता पाई है। वे हर तरह के किसानों को पहचानते थे, उनके विभिन्न आर्थिक स्तर, उनकी विभिन्न विचारधाराएं, उनकी विभिन्न समस्याएं। वे किसान के हर कोने से परिचित थे। जैसी उनकी जानकारी असाधारण थी, वैसा ही किसानों से उनका स्नेह भी गहरा था। किसानों के संपर्क में आने वाली शोषण की जंगी मशीन के हर कल पुर्जे से वे वाकिफ थे। विजय नारायण शाही ने गोदान के संदर्भ में जो मत दिए वह प्रेमचंद की समाज की प्रति चिंताओं की परिधि अभिव्यक्त करता है। शाही जी के अनुसार इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अन्य कथाओं में उन्होंने दहेज प्रथा, वेश्या प्रथा, राष्ट्रीय आंदोलन, उद्योगीकरण आदि विभिन्न समस्याओं को लेकर व्यक्तियों और समाजों को उनके चारों ओर बुन दिया है। लेकिन इसमें जैसे ही सारी समस्याएं पूरे समाज के समग्र ठहराव के सामने तिरोहित हो गई हैं। ज्वलन समस्याओं के विषय में प्रेमचंद की तटस्थता समस्याओं के प्रति नहीं, पूरे समाज और उसके अलग अलग व्यक्तियों के प्रति परिलक्षित होती है। अपने अन्य उपन्यासों में प्रेमचंद ने यथार्थवाद का उपयोग किया है, एक कल्पित आदर्श या सुधार के पक्ष में। गोदान में यथार्थवाद उपयोग की वस्तु नहीं है, वह एक दृष्टि बन जाता है जिसके भीतर मानव का केंद्रीय प्रश्न उठता हुआ दिखता है। शिव कुमार मिश्र के विचार प्रेमचंद को एक सीमा तक समझने के लिए सार तत्व का काम करते हैं। उनके अनुसार आज़ादी की प्रेमचंद की अपनी एक परिकल्पना थी। जो आज़ादी हमें सन 1947 में मिली वह प्रेमचंद की आज़ादी की परिकल्पना से काफ़ी भिन्न थी। वह कुछ वैसी ही थी जिसका अंदेशा प्रेमचंद को था और जो प्रेमचंद के इस प्रायः उद्धृत कथन के माध्यम से ही व्यक्त किया जाता है कि यदि जॉन की जगह गोविंद गद्दी पर बैठ जाए तो उसे आज़ादी नहीं कहा जा सकता। इसका अर्थ यह है कि आज़ादी प्रेमचंद के लिए मात्र राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण से आगे की और उससे काफ़ी कुछ भिन्न तरह की चीज़ थी। राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक शक्ति के बदलाव के अलावा वह उनके लिए सामाजिक बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी से मुक्ति का नाम भी था। वह उनके लिए चली आ रही सामाजिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव का पर्याय थी। यही नहीं, वह उनके लिए सामाजिक सुपर स्ट्रक्चर को बरकरार रखने वाले विदेशी शासकों और उनके देशी सहायकों, सामंती राजा या नवाब, जमींदार या जागीरदार और नवोदित बुर्जुआ समुदाय की मिली भगत के खिलाफ संघर्ष का आह्वान थी। प्रेमचंद के लिए आज़ादी का मतलब था सामाजिक न्याय, आर्थिक गैर बराबरी का अंत, सामंती जीवन पद्धति, नियम कायदों तथा सामंती पूंजीवादी शोषण चक्र से साधारण जनता की मुक्ति, उसके लिए एक बेहतर जीवन। औरत, अछूत और किसान, समाज के इन तबकों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय और अत्याचारों की समाप्ति, धार्मिक पंडा पुरोहितवाद तथा मुल्ला मौलवीवाद का अंत, नौकरशाही के द्वारा ढोए जा रहे जुल्मों का खात्मा और कोर्ट कचहरी के दमनकारी हथकंडों की परिसमाप्ति।
अपनी परिकल्पना की इसी आज़ादी के लिए प्रेमचंद आजीवन रचनात्मक तथा विचारात्मक संघर्ष और उसके लिए पहल करते रहे। न्यस्त स्वार्थी लोगों के भारी विरोधों को सहते और झेलते ही नहीं रहे, उनसे टकराते और जूझते भी रहे। वर्तमान में भारतीय समाज एवं धर्मनिरपेक्ष इस राष्ट्र के भीतर जो दूषित कारण घुन की तरह आंतरिक शांति, प्रेम, भाईचारा, वर्गीय समानता की संभावना एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मौलिक अधिकारों, उनकी सभ्यता, संस्कृति, जल, जंगल और जमीन को खोखला किए जा रहे हैं, उनसे उबरने के लिए समाज एवं राष्ट्र के संबंध में प्रेमचंद के विचार आज अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हैं। उनकी रचनाओं में यत्र तत्र बिखरे सार तत्वों को एक बार फिर गह लेने, संजो लेने और अमल में लाने की आवश्यकता है, ताकि उनकी रचनाएं तो युगांतरकारी हों मगर वे हालात प्रासंगिक ना रहे। भारत अनेकता में एकता, सर्वधर्म संभाव तथा वर्ण वर्ग की घोर असमानता से मुक्त वृहत समाज एवं विलक्षण राष्ट्र के रूप में विश्व में अपना परचम लहराए, यही कामना। मित्रों, आशा है इस चर्चा से आपको निश्चित तौर पर कुछ लाभ मिला होगा। आगे नए विषयों के साथ मैं फिर आपके सम्मुख होंगी और प्रेमचंद के विचारों पर हमें वाकई बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है और अपने समाज में घटित घटनाओं पर दृष्टि रखते हुए उसमें बदलाव के लिए कदम उठाने की भी ज़रूरत है और ये हम आप मिलकर ही कर सकते हैं। तो अगली मुलाकात के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।